मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय और विजय सिंह की कहानी को पूरा जानिए। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो में पूरा बने रहिए आगे तक। तारीख थी 27 अगस्त 1984। रात गहरी थी। गांव के श्मशान में एक चिता जल रही थी और उसकी आग में सिर्फ लकड़ियां ही नहीं बल्कि एक नौजवान का पूरा भविष्य झुलस रहा था। जलती लपटों के सामने खड़ा वह युवक अचानक चीख पड़ा, याद रखना, आज मेरे पिता के साथ जो हुआ है इसका चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि बदले की आग थी। उसी पल एक नया नाम अपराध की दुनिया में जन्म ले रहा था, जो था ब्रजेश सिंह। उस दौर का पूर्वांचल पहले ही सुलग रहा था। 8वें दशक में यह इलाका दो ताकतों के बीच पिस रहा था। एक तरफ पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरी ओर थे ठाकुर वीरेंद्र शाही। वीरेंद्र शाही 1974 से 1989 तक पूर्वांचल जिले से कांग्रेस के विधायक रहे। दोनों के गिरोहों की जंग ने गांवों को रणभूमि बना दिया था। लोग जानते थे कि यहाँ कानून नहीं बल्कि ताकत बोलती है। फिर वक्त ने करवट ली। 90 का दशक आते आते साल 1989 में विधायक ठाकुर वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई। इस एक वारदात ने पूरी सियासत और अपराध की धुरी बदल दी। उसके बाद हरिशंकर तिवारी ने बंदूक से राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। गोरखपुर की चिल्लू पर सीट से उन्होंने जनता दल से विधायक का चुनाव लड़ा और जीता। उसने गाजीपुर और वाराणसी तक अपना खेल फैलाना शुरू किया। उसके सबसे भरोसेमंद मोहरे थे मकन सिंह और साधु सिंह। बाद में यही दोनों मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ गए। लक्ष्य साफ था, पूरा इलाका कब्जे में लेना। लेकिन वीरेंद्र शाही की मौत के बाद ठाकुरों को भी नया चेहरा चाहिए था और उनकी निगाहें जाकर ठहरी ब्रजेश सिंह पर। ब्रजेश और उसका साथी त्रिभुवन सिंह पहले साहिब सिंह गैंग से जुड़े थे। सरकारी ठेकों को लेकर झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे यह टकराव सीधी जंग में बदल गया। इसी जंग में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने आ खड़े हुए। ब्रजेश के भीतर यह लड़ाई सिर्फ इलाके की नहीं थी बल्कि यह एक बेटे के बदले की कहानी थी। उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह एक सीधे साधे किसान थे। 27 अगस्त 1984 को जमीन के विवाद में उनके अपने ही रिश्तेदारों बंसी और पांचू ने उनकी हत्या कर दी। उसी दिन श्मशान में खड़ा ब्रजेश टूट नहीं गया बल्कि पत्थर बन गया और उसने ठान लिया था अब कोई नहीं बचेगा। एक साल भी नहीं बीता था कि बदले की पहली गोली चली। 27 मई 1985 को ब्रजेश हरिहर सिंह के घर पहुंचा। हरिहर सिंह बंसी और पांचू के पक्ष के लोगों से जुड़ा था। ऐसा लगा जैसे वह आशीर्वाद देने आया हो, लेकिन अगले ही पल पिस्टल निकली और गोलियां गूंज उठी। हरिहर सिंह वहीं गिर पड़ा। यही ब्रजेश के अपराधी जीवन की पहली एंट्री थी। केस दर्ज हुआ लेकिन वह हाथ नहीं आया। वह अंडरग्राउंड हो गया और उसके नाम का खौफ इलाके में फैलने लगा। साल 1986 में चंदौली के सिकरौरा गांव में 7 हत्याओं ने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया। कहा गया कि इनमें कई वही लोग थे जो ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या से जुड़े थे। कुछ ही समय बाद पुलिस ने ब्रजेश सिंह को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। जेल की दीवारों के भीतर उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या मकन और साधु सिंह के गैंग ने की थी। पहली बातचीत में ही दोनों समझ गए कि उनकी कहानी अलग नहीं है। दोनों ने पिता खोए थे और दोनों की दुश्मनी की जड़ एक ही थी, मकन और साधु सिंह, जो कभी हरिशंकर तिवारी के खास आदमी थे लेकिन अब मुख्तार अंसारी के नजदीक थे। यही साझा दर्द दोस्ती में बदल गया। असल में प्रधानी का चुनाव जीतना उस दौर में सम्मान से ज्यादा खतरे को न्योता देना था। 80 के दशक में जब त्रिभुवन सिंह के पिता गांव के प्रधान बने तो यह जीत उनके परिवार के लिए खुशी नहीं बल्कि दुश्मनी का ऐलान बन गई। मकन सिंह और उसका भाई साधु सिंह इस नतीजे को पचा नहीं पाए। पावर हाथ से निकलते ही उनकी आंखों में जलन उतर आई। टकराव की शुरुआत 5 बीघा जमीन से हुई। एक दिन साधु और मकन सिंह त्रिभुवन के पिता रामपत सिंह से उलझ पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि रामपत ने इसे सीधी बेइज्जती समझा। उसने अपने बेटों त्रिभुवन और उसके भाइयों को साथ लिया और दोनों को सबक सिखा दिया। उस दिन त्रिभुवन की आवाज गांव में गूंज गई थी, अपने आप को ज्यादा समझने लगे हो, कसम है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ वक्त तक सब शांत दिखा भड़क उठा। मौका पाकर साधु और मकन ने रामपत सिंह को अकेला घेर लिया। लाठी डंडों की बरसात में प्रधान की जान चली गई। गांव सन्न रह गया। हत्या के बाद दोनों कुछ दिन फरार रहे लेकिन जब लौटे तो और भी बेखौफ होकर उन्होंने रामपत के 3 बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब उस घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, त्रिभुवन सिंह और उसका छोटा भाई राजेंद्र। उसी दिन त्रिभुवन ने तय कर लिया था कि अब यह गांव, यह जिंदगी उसके लिए नहीं है। उसने घर छोड़ा और बदले की राह पकड़ ली, लेकिन किस्मत ने आखिरी बार बाकी रखा था। अक्टूबर 1988 में साधु और मकन के गैंग ने राजेंद्र सिंह को भी मार डाला। मरते वक्त उसकी चीख जैसे हवा में तैर गई। अब मेरा कत्ल भी तेरा बदला होगा त्रिभुवन। इस हत्याकांड में सिर्फ साधु और मकन ही नहीं, एक और नाम उभरा, मुख्तार अंसारी। मुख्तार की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। उसके पिता मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन थे, लेकिन गाजीपुर में एक और दबंग शख्स था जिसकी पकड़ हर तरफ थी, सच्चिदानंद राय। 1980 से 90 के दशक में गाजीपुर बनारस बलिया रूट पर सरकारी बसें कम चलती थीं और निजी बस माफिया का कब्जा था। सच्चिदानंद राय मोहम्मदाबाद से चलने वाली बसों का बड़ा संचालक था और मुख्तार अंसारी इसी रूट पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। जब मुख्तार के लोगों ने सच्चिदानंद की बसों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो सच्चिदानंद राय ने साफ शब्दों में कह दिया, ये बसें हमारी हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। और एक दिन सच्चिदानंद की और मुख्तार के पिता की इसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई। जब मुख्तार को यह पता चला तो उसने इसे अपमान माना। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, यह आदमी बहुत ऊपर चढ़ गया है, अब इसे नीचे लाना होगा। लेकिन अकेले यह काम आसान नहीं था। उसने मदद के लिए साधु और मकन से हाथ मिलाया। तब तक साधु और मकन पहले ही रामपत और उसके बेटों की हत्या कर खुद को इलाके का सबसे बड़ा दबंग साबित कर चुके थे। उन्होंने मुख्तार को भरोसा दिलाया, तेरा काम हमारा काम है। कुछ ही दिनों बाद सच्चिदानंद राय को उसके घर में घुसकर मार दिया गया। आरोप मुख्तार पर आए लेकिन सबूत कभी सामने नहीं आ पाए। मीडिया में अलग अलग कहानियां चली और सच्चाई धुंध में खो गई। इस घटना के बाद मुख्तार ने साधु और मकन सिंह को अपना मार्गदर्शक मान लिया। अब वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। गाजीपुर में उसका नाम और रुतबा तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में 2 और बाधाएं थी, छत्रपाल सिंह और रणजीत सिंह। दोनों भाई इलाके में अपनी दबंगई के लिए मशहूर थे। साधु और मकन सिंह को यह बर्दाश्त नहीं था। उनका सपना साफ था, गाजीपुर का सबसे बड़ा डॉन बनना। एक दिन उन्होंने मुख्तार से कहा, अब वक्त आ गया है, छत्रपाल और रणजीत को हटाए बिना ताज नहीं मिलेगा। और यहीं से पूर्वांचल की कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कहते हैं असली साजिशें गोलियों से पहले दिमाग में चलती हैं। गाजीपुर में रणजीत सिंह की मौत भी कुछ ऐसी ही थी। मुख्तार अंसारी ने सीधे हमला करने के बजाय रास्ता घुमावदार चुना। उसने रणजीत के घर के सामने रहने वाले रामू मल्लाह से
दोस्ती की। वही रामू आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद निशानेबाज बना। मुख्तार ने एक खामोश लेकिन खतरनाक इंतजाम कराया। रामू के घर की दीवार में एक छोटा सा सुराख किया गया और ठीक वैसा ही सुराख रणजीत सिंह के आंगन की दीवार में भी था। अब बस सही पल का इंतजार था। एक दिन रणजीत आंगन में टहल रहा था, उसी क्षण गोली चली और कहानी वहीं खत्म हो गई। इस एक वारदात ने गाजीपुर में नया समीकरण बना दिया। साधु सिंह, मक्खन सिंह और मुख्तार अंसारी, तीनों का नाम अब पूरे जिले में डर की तरफ फैल चुका था। उनका दबदबा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उधर जेल के भीतर एक और कहानी आकार ले रही थी। त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की मुलाकात हो चुकी थी। यहीं ब्रजेश को पता चला कि उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह के हत्यारे बंसी और पांचू दरअसल साधु और मक्खन के लिए काम करते थे। यह जानकारी दोनों के लिए आग में घी साबित हुई और उन्होंने मिलकर एक नया गुट खड़ा किया, साहिब सिंह गैंग। अब मैदान में दो ताकतें थीं, एक तरफ मुख्तार, साधु और मक्खन का गिरोह, दूसरी ओर ब्रजेश और त्रिभुवन की जोड़ी। 90 के दशक में ब्रजेश का दबदबा बनारस में बढ़ रहा था, जबकि गाजीपुर में मुख्तार अपने पांव पसार रहा था। ये वही दौर था जब बनारस में रेशम और कोयले का कारोबार सोने की खान बन चुका था। भारत के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन मुगल सराय की नजदीकी ने कोयले के काले धंधे को और आसान बना दिया था। मुख्तार ने साफ कह दिया था कि हमें सिर्फ रेशम और कोयला नहीं, हर धंधा चाहिए, और यहीं से उसके आर्थिक साम्राज्य की नींव और गहरी होने लगी। लेकिन बनारस में उसकी राह आसान नहीं थी। वहाँ ब्रजेश सिंह का गढ़ मजबूत था और साथ ही एक और नाम तेजी से उभर रहा था, अवधेश राय। अवधेश ब्रजेश के करीबी थे और व्यापारियों के संरक्षक माने जाते थे। यही वजह थी कि वे मुख्तार के विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट बन गए। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहरा वीर इलाके में अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे कई वजहें बताई गई, जिनमें व्यापारियों से वसूली का मामला भी था। लहरा, वीर और हथुआ मार्केट जैसे इलाकों में मुख्तार के लोग जबरन पैसा वसूलते थे। अवधेश राय ने व्यापारियों का साथ दिया, धरना कराया और नतीजा यह हुआ कि वसूली करने वाले सिपाही निलंबित हो गए। यही बात दुश्मनी की आखिरी हद बन गई। इस वारदात के बाद ब्रजेश और मुख्तार के बीच की दुश्मनी खुली जंग में बदल गई। ब्रजेश को अब यकीन हो चुका था कि मुख्तार ही त्रिभुवन के पूरे परिवार के खात्मे के पीछे था और अब वह बनारस में भी अपनी जड़ें जमाना चाहता है। पहले निशाने पर था साधु सिंह, लेकिन वह उस समय जेल में था। फिर किस्मत ने एक मौका दिया। साधु सिंह पुलिस कस्टडी में अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने अस्पताल आया। उसी वक्त पुलिस की वर्दी में आया एक अनजान शख्स भीतर घुसा और उसने साधु सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। साधु सिंह वहीं ढेर हो गया। उसी दिन उसके गांव में उसके भाई, मां और 8 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई और इल्जाम सीधे ब्रजेश सिंह पर आया। कुछ ही दिनों बाद गाजीपुर के सिंचाई विभाग चौराहे पर मक्खन सिंह को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि पूरे पूर्वांचल की सत्ता पर कब्जे की जंग बन चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसमें हर अगली सुबह किसी नई लाश की खबर लाने वाली थी। मक्खन और साधु सिंह के खात्मे के साथ ही पूर्वांचल की सत्ता की बिसात 2 हिस्सों में बन चुकी थी। एक तरफ साहिब सिंह गैंग का सरदार बन चुका था ब्रजेश सिंह और दूसरी तरफ मक्खन गैंग की विरासत संभाल चुका था मुख्तार अंसारी। अब गाजीपुर और बनारस 2 शहर नहीं, बल्कि 2 ताकतों के गढ़ बन चुके थे। इन दोनों के बीच टकराव किसी एक वजह से नहीं था। कोयला मंडी, शराब की तस्करी, स्क्रैप का धंधा, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे, हर अवैध कारोबार पर दोनों की नजर थी। ये लड़ाई अब सिर्फ पैसे या इलाके की नहीं रह गई थी, बल्कि यह तय करने वाली थी कि पूरे पूर्वांचल का भविष्य किसके हाथ में होगा। जिस जमीन को कभी शांति के लिए जाना जाता था, वहाँ अब हर गली में गोलियों की आवाज आम हो चुकी थी। ब्रजेश सिंह का किला बनारस था, जबकि मुख्तार अंसारी का डर गाजीपुर से निकलकर मऊ तक फैल चुका था। कभी दोनों एक ही रास्ते पर चले थे, लेकिन अब दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी थी कि उनके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यह अब इलाकों की नहीं, ताज की लड़ाई थी। ब्रजेश अपने लोगों से साफ कहता था कि जो सबसे ऊपर बैठेगा वही इस जंगल का असली शेर कहलाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की कहानी सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं थी। उसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थी। उसका परिवार न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि देश की राजनीति में भी जाना पहचाना नाम था। आजादी की लड़ाई से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस खानदान का असर रहा था। यही वजह थी कि मुख्तार खुद को सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि एक विरासत का हिस्सा मानता था। वह अक्सर कहता था कि जो हमारी राह पर चलता है वह सिर्फ इलाके में नहीं बल्कि इतिहास में जगह बनाता है। यही सोच उसे राजनीति की ओर ले गई। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता तो मुख्तार ने महसूस किया कि ताकत सिर्फ डर से नहीं बल्कि वोट से भी मिलती है। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि उसका नाम अब सिर्फ अपराध की फाइलों में ही नहीं बल्कि मतपेटियों में भी गूंजेगा। समय के साथ मुख्तार ने खुद भी चुनावी मैदान में कदम रखा। कभी जीत मिली, कभी हार, लेकिन मैदान छोड़ने का सवाल ही नहीं था। वह कहता था कि हार रास्ता नहीं रोकती बल्कि रास्ता दिखाती है, और यही हुआ। विधानसभा में पहुंचने के बाद उसकी पकड़ और मजबूत होती चली गई। धीरे धीरे मुख्तार का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक ब्रांड का प्रतीक बन गया। भाई, भतीजे, बेटे जो भी चुनाव में उतरा उसके साथ मुख्तार का नाम जुड़ा रहा। समर्थक कहते थे कि यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ताकत है जिसके साथ मुख्तार खड़ा हो जाए उसकी जीत आदि तय होती है। साल दर साल उसकी राजनीति गहरी होती गई। 3 दशक तक वह अपने इलाके में सत्ता और दबदबे का केंद्र बना रहा। उसे कभी माफिया कहा गया तो कभी बाहुबली तो कभी नेता, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपने इलाके की राजनीति, समाज और ताकत के मायने बदल दिए थे। मुख्तार ने खुद को सिर्फ एक डर के रूप में नहीं बल्कि एक मददगार चेहरे के तौर पर पेश किया। इलाके के गरीब, मजबूर और बेबस लोगों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं था। मोहम्मदाबाद में उसका घर, जिसे लोग फाटक कहते थे, धीरे धीरे अदालत से ज्यादा भरोसेमंद जगह बन गया था। कहते थे अगर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो फाटक चलो, वहाँ सुनवाई जरूर होगी। फाटक पर रोज सैकड़ों लोग आते थे। किसी की जमीन फंसी हो, किसी को बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए हो या कोई अफसर बेवजह परेशान कर रहा हो, हर समस्या का हल यहीं ढूंढा जाता था। फैसले वहीं होते और फरमान भी वहीं से निकलते। उसका असर इतना था कि जब मुख्तार मोहम्मदाबाद में होता तो पूरे शहर में 24 घंटे बिजली रहती थी। बिजली जलती देख लोग समझ जाते थे नेता अपने इलाके में है। लोग गर्व से कहते थे जब तक लाइट है तब तक मुख्तार का राज है। विधायक बनने के बाद मुख्तार को ब्रजेश सिंह पर एक बड़ी बढ़त मिल गई थी। वह दौर गठबंधन सरकारों का था जहां सत्ता एक एक विधायक पर टिकी रहती थी। ऐसे समय में मुख्तार जैसे बाहुबलियों की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती थी। राजनीतिक दल जो खुद बहुमत के लिए जूझ रहे थे चुपचाप मुख्तार के दरवाजे तक आ जाते थे। मुख्तार और हरिशंकर तिवारी जैसे नेताओं के पास न सिर्फ ताकत थी बल्कि अपने अपने परिवारों और समुदायों के जरिए दर्जनों विधायकों पर पकड़ भी थी। यही वजह थी कि मुख्तार सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि सियासी समझ से भी आगे बढ़ता गया। अब वह किसी पार्टी के लिए बोझ नहीं बल्कि जरूरत बन चुका था। इसी ताकत के सहारे मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के किले को चुनौती देनी शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन में उसका असर दिखने लगा। धीरे धीरे ब्रजेश के लोगों पर शिकंजा कसने लगा। हमले बढ़ने लगे। ब्रजेश गैंग के भीतर एक सवाल गूंजने लगा, जब तक मुख्तार जिंदा है सांस लेना मुश्किल रहेगा। और फिर आया दिन 15 जुलाई 2001। मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ निकल रहा
रहा था तभी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पास से अचानक गोलियां बरसने लगी। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में मुख्तार बाल बाल बच गया, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। यह घटना उसरी चट्टी कांड के नाम से मशहूर हो गई। आरोप सीधे ब्रजेश सिंह पर आए और मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसी रात एक अफवाह भी फैल गई। कहा जाने लगा कि जवाबी फायरिंग में ब्रजेश सिंह मारा गया है। यही अफवाह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ थी। ब्रजेश असल में जिंदा था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वह अंडरग्राउंड हो चुका था। बाहर की दुनिया को लगने लगा कि पूर्वांचल में अब सिर्फ एक ही डॉन बचा है, मुख्तार अंसारी। इस घटना ने मुख्तार के रुतबे को और ऊंचा कर दिया। डर, राजनीति और भरोसा, तीनों का केंद्र अब वही था। उधर अंधेरे में छिपा ब्रजेश सिंह नई रणनीति सोच रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जा सकती। मुख्तार का मुकाबला करने के लिए उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो सियासत के मैदान में भी टिक सके। और यहीं से कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाली थी, जहां गोलियों के साथ साथ वोट भी चलने वाले थे। मऊ की सियासत मुख्तार अंसारी के इशारों पर चलती थी। यहाँ उसकी पकड़ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि वोट से भी थी। मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और मुख्तार का नाम लोगों के लिए ताकत और सुरक्षा का दूसरा नाम बन चुका था। ब्रजेश सिंह ये बात अच्छी तरह समझता था कि मऊ में मुख्तार को सीधे चुनौती देना आसान नहीं है। यहीं से उसके दिमाग में एक अलग चाल आई। अगर मुख्तार तक पहुंचना है तो उसके सबसे मजबूत स्तंभ को हिलाना होगा। वह स्तंभ था उसका भाई अफजाल अंसारी। अफजाल लगातार मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बनते आ रहे थे और उन्हें घेरना आसान नहीं था। ब्रजेश ने तब राजनीति का नया मोहरा चुना, कृष्णानंद राय। भूमिहार जाति से आने वाले कृष्णानंद राय का पूर्वांचल में तेजी से प्रभाव बढ़ रहा था। ब्रजेश ने पीछे से उसे पूरा समर्थन दिया और 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय को अफजाल अंसारी के खिलाफ उतार दिया। नतीजा चौंकाने वाला था, अफजाल हार गया। यह हार सिर्फ एक विधायक की नहीं थी, बल्कि इसे सीधे मुख्तार अंसारी की हार माना गया। अब खेल पलट चुका था। कृष्णानंद राय सत्ता में आए और बदले में उन्होंने ब्रजेश सिंह के गुट को सरकारी ठेकों में मदद देना शुरू कर दिया। यह बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। धीरे धीरे कृष्णानंद राय उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे। खतरे का अंदाजा कृष्णानंद राय को भी हो गया था। उनकी जिंदगी सिमटने लगी। हालत यह हो गई कि वह अपने करीबी सहयोगी राजेंद्र राय की हत्या के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में भी नहीं गए। डर अब सियासत पर हावी हो चुका था। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैंगवार की कीमत कृष्णानंद राय के कई साथियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। राजेंद्र राय, छिनक ग्याहार, शोभानाथ राय, राम अवतार, अविनाश सिंह राय, अखिलेश राय, बिट्टू पाठक, रमेश वर्मा, रमाकांत भारती और रामेंद्र राय, एक एक कर ये नाम हत्याओं की लिस्ट में जुड़ते चले गए। ये सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई नहीं रही, पूरा इलाका खौफ में जीने लगा। फिर आया दिन 19 नवंबर 2005, वह दिन जिसने पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया। कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। रास्ते में सियाड़ा के पास उनका काफिला धीमा हुआ और तभी सामने खड़ी गाड़ियों से अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। करीब 500 राउंड गोलियां चली। कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां निकली। उनके साथ मौजूद 6 लोग भी मौके पर ही मारे गए। यह हमला हत्या से ज्यादा एक संदेश था कि हम तुम्हारे इलाके में घुसकर तुम्हें खत्म कर सकते हैं। हमलावरों की बेरहमी का आलम यह था कि शव के साथ भी बर्बरता की गई ताकि डर पूरे इलाके में फैल जाए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। पूर्वांचल ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। जल्द ही आरोप मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर आने लगे। अफजाल ने सफाई दी कि मैं उस वक्त दिल्ली में था और मुख्तार भाई जेल में थे, लेकिन यह दलील लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। वजह साफ थी, जेल की दीवारें भी मुख्तार के असर को रोक नहीं पाती थी। इसी बीच एक और रहस्य सामने आया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके करीबी अभय सिंह के बीच बातचीत हो रही थी। फोन पर गोलियों की चर्चा थी, इलाके की खबरें थी और आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। इस ऑडियो ने शक को और गहरा कर दिया। क्योंकि बातचीत में जिस नाम का जिक्र था, मुन्ना बजरंगी, वह कृष्णानंद राय का कट्टर दुश्मन और मुख्तार का करीबी माना जाता था। यहीं से यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं रही, यह कहानी बन गई सत्ता, बदले और डर के उस खेल की, जहां गोलियां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरे इलाके की किस्मत बदल देती हैं। उस ऑडियो के सामने आने के बाद पूर्वांचल में एक ही सवाल गूंजने लगा था, क्या कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे असली चेहरा मुख्तार अंसारी ही था? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिला, लेकिन असर जबरदस्त था। कृष्णानंद राय की मौत ने मुख्तार अंसारी के नाम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ गैंग का सरगना या बाहुबली नहीं माना जाता था, बल्कि ऐसा शख्स बन चुका था जिसकी पकड़ अपराध से निकलकर राजनीति और प्रशासन तक फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाकर कहते थे, जो मुख्तार की राह में आया उसके लिए रास्ता नहीं बचता। मुख्तार की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल भी उसकी ताकत को कम नहीं कर पाई। मऊ हो, गाजीपुर हो या फिर जेल की चारदीवारी, उसकी जिंदगी की रफ्तार लगभग एक जैसी रही। बाहर जो दरबार फाटक पर लगता था, वही दरबार अब जेल की कोठरी में सजने लगा। फरियादी बदल गए, जगह बदल गई, लेकिन असर वहीं रहा। साल 2005 के बाद मुख्तार ने गाजीपुर जेल को अपना ठिकाना बना लिया। वहीं से हुक्म चलते थे, वहीं फैसले होते थे। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने बाद में खुलासा किया कि मुख्तार को ताजी मछली का शौक था, इसलिए जेल के अंदर तालाब खुदवाया गया था। एक अधिकारी अखबार लाता था, दूसरा उसके प्रेस के कपड़े पहुंचाता था। जेल के भीतर भी उसका शौक नहीं बदला। वह गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। सलाखों के पीछे रहते हुए भी उसकी दुनिया आराम और असर से भरी हुई थी। साल 2003 से 2007 तक जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब तक हालात मुख्तार के अनुकूल रहे, लेकिन 2007 में मायावती के सत्ता में आते ही तस्वीर बदलने लगी। प्रशासन सख्त हुआ और साल 2009 में गाजीपुर जेल में एसटीएफ का छापा पड़ा। मुख्तार की कोठरी से फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर जैसे सामान मिले। यही वह मोड़ था जब सरकार ने उसे एक जेल से दूसरी जेल घुमाना शुरू कर दिया, गाजीपुर से मथुरा और फिर अलग अलग जगह। इधर ब्रजेश सिंह भी कानून की पकड़ से बाहर नहीं रह सके। 2008 में उन्हें उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल ने ब्रजेश की राजनीति नहीं रोकी। साल 2012 में उन्होंने जेल में रहते हुए चंदौली की सैयद राजा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार मिली। 4 साल बाद 2016 में उन्होंने जेल से ही एमएलसी का चुनाव लड़ा और इस बार जीत दर्ज की। सलाखों के पीछे रहते हुए भी वह सत्ता का हिस्सा बन चुके थे। साल 2008 से 2022 तक पूरे 13 साल ब्रजेश जेल में रहे, तब जाकर उन्हें जमानत मिल सकी। वक्त आगे बढ़ता गया और हिसाब किताब भी। 2023 में एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद मार्च 2024 में फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। ये फैसले ऐसे थे जिन्होंने मुख्तार की ताकत की कहानी पर कानून की मुहर लगा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए मुख्तार ने कई
बार दावा किया कि उनकी जान खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और किसी न किसी तरह से उनकी हत्या की कोशिश हो रही है। उनकी मौत के बाद भी अफवाहें थमी नहीं। एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें जहर दिए जाने की बात लिखी थी। सच क्या था, झूठ क्या, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। मुख्तार अंसारी की कहानी सिर्फ अपराध या राजनीति की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी उस सिस्टम की जहां ताकत जेल की दीवारों को भी बौना बना देती है, जहां एक आदमी सलाखों के पीछे बैठकर भी इलाके की धड़कन तय करता है। और शायद यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसका नाम, उसकी दहशत और उससे जुड़े सवाल आज भी जिंदा है। 28 मार्च 2024 की शाम अचानक एक खबर ने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया। कहा गया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। कुछ ही घंटों के भीतर दूसरी खबर आई, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वजह बताई गई हार्ट अटैक। लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैली, सन्नाटे के साथ सवाल भी फैलने लगे। क्या यह सचमुच एक सामान्य मौत थी या फिर यह किसी लंबे समय से चल रही साजिश का आखिरी अध्याय था? मुख्तार अंसारी ने अपनी मौत से पहले कई बार यह आशंका जताई थी कि उन्हें जेल में धीमा जड़ दिया जा रहा है। उनके परिवार ने भी इन बातों को गंभीरता से उठाया था। उनके बेटे उमर अंसारी ने तो खुलकर आरोप लगाए, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जैसे लोग शामिल हैं। ये सब सरकार की जानकारी और मंजूरी के बिना संभव नहीं है। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का डर था। मुख्तार